जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी जो है अंतिम अवस्था में होगी या लगभग पूरी हो चुकी होगी और आपका सभी विषयों में रिवीजन आपका स्टार्ट होगा। इसी रिवीजन को और पुख्ता करने के लिए और स्मरणीय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि आपका संभावित है सितंबर अगस्त सावन महीने के बाद जो आपका स्टार्ट होगा महीना, उसमें जो है संभवतः सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर स्पेशली जीएस का जो सेक्शन है, जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनका एक कलेक्शन होता है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस चैनल के टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा। इसी चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो है इससे पहले दिए जाने वाले जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको, मतलब वीडियो के सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। प्रश्न संख्या 1 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन से घबराना आपको नहीं है, है ना। देखिए पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। संवैधानिक सुधार अधिनियमों से लिया गया यह क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है और प्रचलित क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना आपकी नहीं होगी। किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बता दीजिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। किसके द्वारा विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली है? पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और उससे भी महत्वपूर्ण होगी इस प्रश्न के 4 ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि चारों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चारों से प्रश्न आपका बनता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है किसके तहत जो है विधान परिषद को बजट पर शक्ति मिलती है बहस करने की, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, है ना। ये तो इसकी बात हो गई। अब अगर बात करिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की, तो इसके तहत जो है इसी के बेस पर भारत में 3 हाईकोर्ट की स्थापना होती है, कलकत्ता में, चेन्नई में यानी मद्रास में और बम्बई में, है ना। आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आप लोकप्रिय नाम पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के निर्माण का जो बीज बोया गया था वह इसी परिषद अधिनियम के द्वारा बोया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पत्र के नाम से भी जानते हैं, उत्तरदायी शासन का सबसे पहला प्रयोग, शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? इसी अधिनियम में किया गया था। और याद रखिएगा इसी अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है ना। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट होंगे। अगला जो प्रश्न आपका है यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मिडफॉक। देखिए 4 वायसराय और चारों आपके क्या होंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सॉरी, देखिए 4 किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड मिडफॉक, है ना। देखिए लॉर्ड लिटन एक दमनकारी शासक जो कि भारत में आर्म्स एक्ट का प्रवर्तक माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला भी आपका लॉर्ड लिटन था, जिससे कि भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर और लॉर्ड रिपन मुक्तिदाता, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इन्होंने ही जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था 1882 ईस्वी में। तो 4 ऑप्शन, चारों की व्याख्या आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 विशेष लोगों के मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आपको मालूम है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसे अधिकार है कि विशेष
क्षेत्रों से संबंधित 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। देखिए 12 व्यक्तियों के मनोनयन की बात हो रही है, कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से व्यवस्था ली गई है। अच्छा, आयरलैंड से और क्या लिया गया है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो आपके हैं नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच में है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्ति के मनोनयन की व्यवस्था आपके आयरलैंड से ली गई है, और जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, जिनका उल्लेख भाग 3 में है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही जो है उपराष्ट्रपति की व्यवस्था ली गई है, और इसी संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान की उद्देशिका का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है। अगर बात करें कनाडा से, तो कनाडा से आपका संघात्मक स्वरूप लिया गया है, फेडरल जो आप शब्द प्रयोग करते हैं वो यहीं से है, फेडरल यूनियन। और ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात कर लीजिएगा तो ग्रेट ब्रिटेन से आपका क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, और जो राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधान के रूप में व्यवस्था है वो यहीं से ली गई है। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे मैं 4 की बात करूँगा, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसकी इकाई है? फिजिक्स का क्वेश्चन है और प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। ज्योति तीव्रता, प्रदीप्त घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र या फिर ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन किसकी इकाई है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तो वेबर होती है इकाई। यहाँ पे जो सही उत्तर है, आप कंफ्यूज होंगे ज्योति तीव्रता में, आप कंफ्यूज होंगे ज्योति फ्लक्स में। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट, ज्योति फ्लक्स की इकाई आपकी हो जाएगी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगर प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोमीटर, जल का घनत्व। देखिए एक तरफ यंत्र दिया गया है और दूसरी तरफ जो उससे चीज़ें नापी जाती हैं वो दिया गया है। हाइड्रोमीटर जल घनत्व है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता है, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब का मापन है, और रिक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता का मापन है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होंगे, चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। हाइड्रोमीटर वह यंत्र जिसके माध्यम से जल का घनत्व नापा जाता है, बिल्कुल आपका क्या है यहाँ पे राइट होगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए फेमस है, हर घर में होना चाहिए, क्योंकि दूध आपका जो है जहरीला है या पानी अधिक है, तो वो आप कैसे नापेंगे? लैक्टोमीटर से। स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है, बीपी का मापन, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, यही जो है आपका क्या है गलत है। रिक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता का मापन दिया है। अब देखिए ये तो सही बात है कि जो भूकंपीय तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पे होता है, लेकिन जो ऊपर के यहाँ पे 3 जो हैं आपके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे यंत्रों का नाम दिया गया है, मात्रक नहीं दिया गया है ना, स्केल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सिस्मोग्राफ होना चाहिए था, रिक्टर स्केल के स्थान पे क्या होना चाहिए? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से आप भूकंपीय तीव्रता का मापन करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन, और बहुत लोग इसको गलत भी करेंगे। प्रश्न संख्या अगर 5 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, ये आपसे पूछा गया है। के मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार बलदेव सिंह या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए भारतीय रियासतों के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क के रूप में इनको जाना जाता है, और 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इनका जन्मदिन जो है मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही जो आपकी है एक मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सुनते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी किनारे केवड़िया द्वीप पर स्थित है। 182 मीटर इसकी हाइट है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से बनने वाले प्रश्न। भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता और साथ ही साथ जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, 7 सदस्यीय कमेटी जिसका निर्माण 29 अगस्त 1947 को हुआ था, इसके अध्यक्ष आप कर रहे थे। सरदार बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में भारत के रक्षा मंत्री, आपके पहले रक्षा मंत्री आपके सरदार बलदेव सिंह रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या अगर मैं 7 की यहाँ बात कर लेता हूँ, हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य से दर्जा समाप्त कर दिया गया है? चर्चा में था और आप लोग गलत इसको करेंगे नहीं। मणिपुर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। किस राज्य से विशिष्ट राज्य का दर्जा समाप्त कर लिया गया है? आपको मालूम है कि अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को जो है यहाँ से 370 को रिमूव किया जाता है और जम्मू कश्मीर राज्य का जो है दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका निर्माण कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 8 की बात कर लीजिएगा तो दिया गया निम्नलिखित में से किस शैल समूह में भारत में सबसे अधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं? किस शैल समूह में भारत में सबसे अधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं? टर्शियरी क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे। निश्चित रूप से धा से धातु याद रखिएगा, ध से धारवाड़ क्रम याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये तो आपका प्रश्न का उत्तर रहा। टर्शियरी क्रम की चट्टान में आपका मिलेगा सबसे उत्तम किस्म का कोयला जिसे आप एंथ्रासाइट कहते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान में बिटुमिनस क्रम का कोयला मिलता है और विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो है आपका मिलता है चूना पत्थर और संगमरमर, है ना। तो इस प्रश्न की व्याख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या अगर मैं 9 की यहाँ बात कर लेता हूँ, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला होगा, क्या आप गलत करेंगे, क्या आप सही करेंगे। उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा, अगर सिक्किम की आप बात करते हैं तो सिक्किम 3 देशों को टच करता है। कौन कौन से? नेपाल है, बांग्लादेश है और आपका चाइना है, मतलब तिब्बत। अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसकी भी सीमा जो है एक तो बांग्लादेश को टच करेगी, हाँ, बांग्लादेश को टच करती है, नेपाल को टच करती है और बांग्लादेश की सीमा जो है भूटान को भी टच करती है। 3 देश हो गए। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चाइना को टच करती है, भूटान को टच करती है और साथ ही साथ इसकी सीमा जो है म्यांमार को भी टच करती है। पूछा ये गया है उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा 3 देशों को टच नहीं करती है। तो इस आधार पे केवल त्रिपुरा यहाँ पे उत्तर आपका राइट बनना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, केवल एक ही देश है तीनों तरफ, है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम में जो आपका होने वाला है री एग्ज़ाम, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा मानचित्र का प्रयोग करिएगा, मानचित्र पर पकड़ बनाइएगा, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरिट को डीमेरिट कर सकता है। अगर आप सही कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप मेरिट में एकाएक आपकी छलांग ऊपर हो जाएगी, और अगर आप गलत करते हैं तो यहाँ से आपका चयन की जो है संभावना वो कम हो जाती है। चलिए, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मतलब जिनको दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है वह सदिश राशि होती है। यहाँ पर विस्थापन दिया है, दिशा का प्रयोग होगा। वेग, इसमें भी दिशा का प्रयोग होगा। बल में भी क्या होगा? दिशा का प्रयोग होगा। आयतन एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा का कोई प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें कौन सदिश राशि नहीं है पूछा गया है, मतलब अदिश पूछा गया है। आयतन आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 11 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? केंद्रीय सांख्यिकी आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। CSO की बात हो रही है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले दादा भाई नौरोजी। और वर्तमान समय में नेशनल इनकम का गणना कौन करता है? तो CSO करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी आयोग करता है। प्रश्न संख्या मैं 12 की अगर बात कर लूँ, संविधान संशोधन का प्रश्न है और दिया गया है यहाँ पे, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 69वां संशोधन,
32वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 44वां। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976, 42वां अमेंडमेंट, इसका जो है उत्तर सही होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर सबसे अधिक संशोधन जो होते हैं वह 42वें में होते हैं, और यही कारण है कि इसको आपने क्या नाम दे दिया है, भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान। इसी संशोधन में जो है कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था 1978 में, है ना। अगर 44वें की आप बात कर लेते हैं तो 44वें में आपका क्या हुआ था, जो आपका 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको जो है एक विधायी अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है 300 का के तहत। 69वां संशोधन दिल्ली एनसीआर का गठन होता है, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 13 की बात करिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से पूरा है त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से। यहाँ यूपी के जिला की बात हो रही है, कौन सा जिला 3 ओर से घिरा है एमपी की सीमा से, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर या फिर जालौन। इस प्रश्न का जो उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, ललितपुर इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप अगर मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरह की स्थिति आपकी बनती है, एक लटका हुआ पोर्शन आपको दिखाई देगा, है ना। इधर आपका ऊपर का क्षेत्र यूपी का हो जाएगा और इधर एमपी आपका आ जाएगा, नीचे भी एमपी है और आपका इधर भी एमपी है। तो ललितपुर था क्षेत्र, ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। पहली चीज़, ललितपुर में ही आपका माता टीला बांध स्थित है बेतवा नदी पर, और ललितपुर जो आपका है यहीं पे एक मंदिर है, बहुत फेमस है, पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, दशावतार मंदिर। प्रश्न संख्या 14 की अगर बात कर लीजिएगा, विश्व रक्तदाता दिवस एक दिवस आएगा जरूर, जब भी परीक्षा हो उसके 2 या 3 महीने के आगे पीछे आपके दिवस जरूर देख लीजिएगा। रक्तदाता दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है, 6 जून, 7 जून, 14 जून या फिर 10 जून। रक्तदाता दिवस मनाया कब जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट, 14 जून आपका उत्तर सही होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है आपका जो कार्ल लैंडस्टीनर थे रक्त समूहों के वर्गीकरण करने वाले, इन्होंने इनका जो है बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है। प्रश्न संख्या 15, क्षेत्रफल के आधार पर देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। क्षेत्रफल के आधार पर देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य यहाँ पूछा गया है, और यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। प्रश्न इसका क्या होगा, उत्तर प्रदेश आपका होगा राइट। सबसे अधिक राजस्थान का क्षेत्रफल, इसके बाद एमपी का क्षेत्रफल, एमपी के बाद जो आपका आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, और चौथे पे आपका अपना प्रदेश है, मतलब यूपी जो है आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, है ना। 15 प्रश्न, मतलब लगभग आधा रास्ता जो हमने आज के सेशन का पूरा कर लिया है। इसका जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन पीडीएफ है, वह आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रश्न संख्या 16 इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में से कौन सी खान यूरेनियम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मलाजखंड की खान, बैलेडीला की खान, जादूगोड़ा की खान और नेवली की खान। प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको बताऊंगा। जो 4 खानें दी गई हैं ये चारों परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। कभी मलाजखंड आपसे पूछ देता है, कभी बैलेडीला आपसे पूछ देता है, कभी जादूगोड़ा आपसे पूछ देता है। चारों के बारे में नोट कर लीजिएगा, है ना। कौन सी खान यूरेनियम के लिए फेमस है, ऑप्शन सी होगा ये आपका राइट, जादूगोड़ा की खान, जो पड़ती है सिंहभूम जिले में, और कहाँ पड़ता है ये, झारखंड में। मलाजखंड की अगर बात कर लीजिए, मलाजखंड की खान मांडला एवं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, एमपी में। एशिया की सबसे बड़ी कापर की खान है, तांबा की खान है। बैलेडीला की खान बस्तर जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। नेवली की खान की बात करिएगा, तमिलनाडु में स्थित है, और ये जो है लिग्नाइट कोयला के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो चारों से ऑप्शन आपका बनता है, चारों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करिएगा तो पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या फिर पंचविंश ब्राह्मण। पुरुष मेघ की बात हो रही है, यहाँ पे आप बिना किसी शक सुबह के जो है आप क्या लगा लीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण, यह आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर मैं 18 की यहाँ बात करता हूँ, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल का
जल प्रबंधन प्रसिद्ध है, वाटर मैनेजमेंट प्रसिद्ध है, चारों स्थान कहाँ के हैं? सिंधुकालीन सभ्यता के। चारों से प्रश्न आपके बनते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, किस स्थान का वाटर मैनेजमेंट क्या है फेमस था? ऑप्शन सी आप बताइएगा, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात। और ये जो है सिंधुकालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। कालीबंगा की बात करिए, राजस्थान में घग्गर नदी किनारे पे स्थित है। काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं और साथ ही साथ यहीं से जो है आपकी लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिलते हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य पूछा जाए कहाँ से मिलते हैं, तो इसका भी उत्तर आपका कालीबंगा होगा। रोपड़ पंजाब में स्थित है, सतलज के किनारे पर स्थित होगा। और यह भी याद रखिएगा, रोपड़ से आपकी धान की भूसी आपके मिलती है। बनवाली आपका कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से आपका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि बनवाली से कौन सा साक्ष्य मिला है, क्योंकि साक्ष्यों से भी प्रश्न आपके बनते हैं निश्चित रूप से। 19 की बात करिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं? कितने ज़िले ऐसे हैं यूपी के जो एमपी के साथ टच करते हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? 8 राज्य हैं जिनके साथ यूपी की सीमा टच करती है। सर्वाधिक लंबाई एमपी, सबसे कम लंबाई एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। एमपी के साथ कितने ज़िले होंगे? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट, यानी 11। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20 इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन रिवर्स का क्वेश्चन है। विष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? दोआब का मतलब ही होता है दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है वह। चिनाब रावी, व्यास सतलज, झेलम चिनाब या फिर व्यास रावी। विष्ट दोआब किन दो के बीच में है? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, व्यास और सतलज के बीच में। व्यास से प्रश्न बनता है, व्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो कि पूरी तरह से भारत में ही बहती है, भारत से ही निकलती है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से और कपूरथला में सतलज में मिल जाती है। सबसे छोटी नदी आपकी यही है ही। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करिएगा। दिया गया कि भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन क्लाइमेट से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल, बिहार या फिर तमिलनाडु और कर्नाटक। शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र आपसे पूछे गए हैं, तो शरतकालीन में वर्षा कहाँ होती है? एक तो तमिलनाडु में होती है, और एक जो है आपका पंजाब में होती है। तो दो क्षेत्र याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। शीतकाल में वर्षा तमिलनाडु में जो बारिश होती है लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से, और जो पंजाब हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है उस समय वह जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, वेस्टर्न टर्बुलेंस होता है। चलिए प्रश्न संख्या 22 की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946। एक तरफ डेट दिया गया है, एक तरफ तथ्य दिए गए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल सही है। असह अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। और पिंगली वेंकैया इसके डिजाइनर थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, ये भी आपका राइट है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया जाता है और बाद में यही आपका बन जाता है क्या? तो बता दीजिएगा, भारतीय संविधान के उद्देश्य का बन जाती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या है? सुमेलित है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? 4 राष्ट्रपति का नाम, चारों से प्रश्न आपके बनेंगे। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। पॉकेट वीटो ऑप्शन सी भारत की नहीं, सॉरी जी हाँ बिल्कुल राइट है। यहाँ पे जो है ना पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले ऑप्शन बी होगा ज्ञानी जैल सिंह, भारत के 7वें क्रम के राष्ट्रपति और भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति होंगे। प्रश्न संख्या 24 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वर्षा वन की बात हो रही है। वर्षा वन मतलब जोरहट, असम बताइएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, असम इज द राइट आंसर, है ना।
चलिए कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताइएगा, कर्नाटक में होने वाली जो प्री मानसून बारिश है उसे किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक और केरल, दो राज्यों में, है ना। केरल में क्या उसका नाम है और कर्नाटक में क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, एक तरफ पर्वत चोटियों का नाम दिया गया है, एक तरफ जो है संबंधित विशेषताएं दिया गया है। पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू या गार्डन नेशनल, बिल्कुल राइट है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मकालू दिया है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा दिया है। देखिए यहाँ जो ऑप्शन सी है ना, इसमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है। क्यों? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची दोनों एक ही है, और वह आपका क्या है? कंचनजंगा। मकालू एवरेस्ट में पड़ती है, एवरेस्ट के समीप है, नेपाल में। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा निश्चित रूप से। यहाँ पर जो है आज कल मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका मैं पहले उत्तर देता हूँ और फिर आज का सरप्राइज क्वेश्चन होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 4 प्रधानमंत्रियों का नाम दिया गया है, कौन संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था। ऑप्शन डी होगा आपका यहाँ पे राइट, चौधरी चरण सिंह। पहली चीज, आज का जो प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, यानी महावीर स्वामी का संबंध किस वंश से है? शाक्य वंश, ज्ञात्रिक वंश, मल्ल वंश या फिर वंश। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे। यह सीरीज आपके आत्म मूल्यांकन के लिए है। जो आपने अब तक पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पे कैसा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यह आत्मचिंतन का समय है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलतियाँ करते हैं तो वो क्षम्य है, वो क्षमा योग्य है, लेकिन अगर आप अपने एग्जामिनेशन हाल में गलतियाँ करते हैं तो वहाँ सुधार की संभावना नहीं है। तो इस सीरीज का भरपूर मज़ा लीजिए। इसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ आपको है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर